यस सर, कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। ये रागिनी का क्या अर्थ होता है? सर इसका अर्थ होता है मेलोडी, म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा अच्छा। और आपका रोल नंबर क्या है? 374। अभी आप क्या कर रही हैं? कुछ काम कर रही हैं या केवल तैयारी कर रही हैं? जी मैं एक मध्य विद्यालय में टीचर हूँ। मध्य विद्यालय में टीचर हैं। ये स्कूल का जो हायरार्की है विद्यालय का, जी। वो किस प्रकार से है? प्राइमरी के बाद फिर क्या क्या होता है, बताइए तो आप। प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। प्राइमरी, मध्य माध्यमिक और उच्चतर। ऐसा है क्या? कन्फर्म है? ऐसा प्राइमरी में, मध्य विद्यालय प्राइमरी में ही। प्राइमरी होता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, माध्यमिक, जी। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, और उसके बाद कॉलेज, हायर एजुकेशन, है ना? इस प्रकार से होता है। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं? सर मैं 1 to 5 क्लास के लिए मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो मान लीजिए कि आपकी बहाली इसमें हो जाती है जी। एज ए फॉरेस्ट रेंजर, तो वहाँ ट्राइबल एरिया में बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जी। जिनको बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जी सर। तो क्या आप उनके एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास करेंगी? जी, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। क्या करेंगी आप? पहले उनमें से कुछ लोगों को वॉलंटियर बना के, जो उनका थोड़ा एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, तो उनको अगर ज़रूरत होगी तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको खुद से कुछ पढ़ाकर, और ऐसा नहीं कि एक बार में तैयार करके, धीरे धीरे टुकड़ों में तैयार करके मैं उन्हीं को उनके बीच में दूँगी। और क्या करेंगी? फिर स्कूल वगैरह खोलना तो हम लोग के लिए संभव नहीं होगा, इसी तरह से कुछ छोटे लेवल पे ही मैं प्रयास कर सकती हूँ। अच्छा, शिक्षा विभाग में ऑफिसर्स की हायरार्की पता है आपको? जी। बताइए, नीचे से ऊपर की ओर बताइए। ऑफिसर्स में सबसे पहले होते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, उसके ऊपर जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उसके ऊपर जो सचिव होते हैं राज्य लेवल पर, प्रधान सचिव होते हैं। अच्छा, और बीच में? बीच का आपका नहीं पता है समझ। और ब्लॉक और जिला के बीच में भी पदाधिकारी होते हैं क्या? ब्लॉक के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, और जिला में 2-3 तरह के पदाधिकारी होते हैं। एक स्थापना करके होते हैं DPO, और एक होते हैं DEO। फुल फॉर्म क्या है DPO का? डायरेक्टर प्रोग्राम्स। फिर सोच कर बताइए, सोच लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। DEO का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अच्छा, बच्चों को तो आप सिविक्स भी पढ़ाती होंगी, नागरिक शास्त्र पढ़ाती होंगी? जी, अगर मुझे बड़ी क्लास में जाने का मौका मिलता है तो मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है? 2 चैप्टर का नाम बता सकती जी हैं? सर, संविधान है, और प्रस्तावना थोड़ा सा उनको सुपरफिशियली पढ़ना है, पूरा प्रस्तावना याद नहीं करना है। और आपको तो याद होगा पूरा। जी। हाँ, बताइए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। इंग्लिश में एक बार कोशिश करें। हाँ, ठीक है, बोलिए। द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular, democratic सॉवरेन republic. सोशलिस्ट, पहले सॉवरेन। Sovereign, socialist, secular, democratic republic। याद नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, ये संविधान कब लागू हुआ था? सर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो ये बताइए कि समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? समाजवाद एक्चुअली सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है, और पूंजीवाद पर्सनल वेलफेयर की तरफ होती
मतलब वो पूंजीवाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो अपना मैक्सिमम गेन करने की कोशिश में रहते हैं। उनको समाज में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, उनका ज़्यादा गेन होना चाहिए। लेकिन समाजवाद समाज के लिए सोचता है, समाज में क्या जिस तरह सोचता है? की कैसे disparity सोचता है? हाँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है, करेगा? गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करेगा? समाजवाद में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इवेनली नहीं लेकिन फिर भी उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर लेवल पर। कौन करता है ये सब काम? गवर्नमेंट करती है। अच्छा, जब समाजवाद है तो समाज को करना चाहिए, तो गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? सर रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का क्यों गवर्नमेंट का, क्यों हम लोग का होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन सर ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास तो फिर तो समाजवाद कैसे होगा? जो भी अगर गवर्नमेंट आती है वो उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं, मेरा ये unemployment को कम किया कहना जाए। है कि जब ये समाजवाद है तो समाज का कंट्रोल रहना चाहिए था, फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल होने के पीछे कुछ कारण है क्या, ये जानना चाहते हैं। सर समाज का कंट्रोल होने पर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ हो सकता है कुछ सेक्शन ज़्यादा उस पर अपना ओवर कंट्रोल हो जाए उनका, और कुछ सेक्शन को कुछ मिले ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो सबके लिए इवेंटली काम करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा है? जी सर। मूल संविधान में कितने प्रकार के राइट्स थे? 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स। 6 थे, कन्फर्म है? यस। और अभी कितना है? अभी भी 6 है। तो बीच में कहीं कुछ हुआ नहीं था, कम या ज़्यादा? सर वो अमेंडमेंट हुआ है बीच बीच में, उसी में जोड़ा गया है, मतलब सेम आर्टिकल में उसमें ऐड किया। संपत्ति का अधिकार यस सर। मूल संविधान में था? सॉरी सर 7 था, अभी 6 हो गया। संपत्ति का अधिकार अभी किस अनुच्छेद में है? 308 अच्छा, तो कैसा राइट है ये? लीगल राइट। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट के लिए गवर्नमेंट को देना ही है, लीगल राइट गवर्नमेंट उसको जैसे कि कुछ रोड बनाना है या कहीं है तो लैंड एक्विजिशन कर सकती है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं होता तो लैंड एक्विजिशंस के इशू आते थे, इसलिए उसको लीगल राइट मिल जाता। ठीक है। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? सर गंडक नदी गंडक। की। फिर से सोचिए। सर गंडक की ही ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी गंडक, उसके किनारे। गंडक की ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी गंडक। जी सर। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी होती है क्या बूढ़ी गंडक सहायक जी। नदी है क्या? जी कहाँ पे आके वो गंडक से मिलती है? सर एक छपरा और मुजफ्फरपुर जिला का जो वो पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है, रेवा घाट बोलते हैं, वहीं पे मिलती है। गंडक और बूढ़ी गंडक। सर सरैया में आपकी पोस्टिंग है ना, इसलिए रेवा घाट बगल में इनको पता है। अच्छा, मुजफ्फरपुर शहर का नाम किनके नाम पे रखा गया है? इस नया नामकरण कैसे हुआ? सर एक मुगल ये थे मुजफ्फर खान या कुछ कहते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा है। क्या थे ये? सूबेदार वगैरह थे। राजस्व अधिकारी थे। जुब्बा साहनी वहाँ के एक प्रसिद्ध हैं, जुब्बा साहनी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं मुजफ्फरपुर से। कौन थे ये जुब्बा साहनी? एग्जैक्टली तो नहीं पता, गेस कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर थे सर। फ्रीडम फाइटर थे, तो किस आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान रहा है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? लूटा विद्रोह सर। कुछ उसमें। अच्छा, और बताइए हिस्ट्री में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे उल्लेख है, आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? सर खुदीराम बोस का 1908 वाला, उन्होंने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंका था, लेकिन एक्सीडेंटली कैनेडी के फिर उनको फांसी कहाँ पे दी गई थी? वहीं पे मुजफ्फरपुर में ही दी गई थी 11 अप्रैल 1908 को। ये पूसा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के खुदीराम बोस पूसा क्यों कर दिया गया? मुजफ्फरपुर स्टेशन का तो नाम नहीं बदला गया। पूसा वहाँ से नज़दीक ही है, हो सकता है वो गए होंगे इस आंदोलन के दौरान। आप बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं पूर्व की शिक्षा नीति से? नई शिक्षा नीति में पहले आप बताइए इसमें जो क्लासेस हैं उनमें क्या बदलाव है? सर जैसे स्ट्रक्चर जो उसका होता है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जो 10+2 का जो अभी हमारा स्ट्रक्चर Yes, है, sir. उससे किस प्रकार बदलाव आया है?
3 एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसमें एक ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि जैसे ग्रेजुएशन में पहले 3 इयर्स का ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही डिग्री मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अगर कोई 1 ईयर में छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा इस तरह से भी मिलेगा। 1 ईयर में अगर छोड़ता है तो डिप्लोमा, और 2 ईयर में छोड़ेगा तब कुछ इस तरह से प्रोविज़न है कि उनके हर साल का वैल्यू होगा, ये नहीं होगा कि 3 इयर्स के बाद। अब अभी तक जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ की पढ़ाई किस क्लास से शुरू होती है, 1 क्लास। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद किस क्लास से शुरू होगी? 1 क्लास। अब बताइए, ह्यूमंस में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स। तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है जो मेल एंड फीमेल? 23rd पेयर जो होता है इसमें क्या होता है ये, किसमें होता है जो? सर जो 22 पेयर्स तो ऑटोजिन्स होते हैं, एंड जो लास्ट 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है। तो फीमेल में दोनों XX क्रोमोसोम ही होते हैं, और मेल में X और Y क्रोमोसोम। तो एक अगर मेल होगा तो उसका लास्ट क्या होगा? XY अब गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम होता है, कितना पेयर? पेयर नहीं होता है सर, 23 होता है इसमें। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल जैसे अपेंडिक्स जो होता है, जिनका यूज़ नहीं है बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वेस्टिजियल। और जैसे ह्यूमन बॉडी में भी टॉन्सिल है कि नहीं वेस्टिजियल ऑर्गन? टॉन्सिल्स भी है, लेकिन मेनली सर क्या यूज़ है appendix टॉन्सिल का? टॉन्सिल्स का जो साउंड होता है उसका वाइब्रेट करने में उसका यूज़ होता है। जो Sound? जो या कुछ ट्रैकिया इम्यून से सिस्टम में कुछ यूज़ है क्या? इम्यून सिस्टम में सर लिम्फ नोड की तरह एक तरह से काम करता है। और वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ? अपेंडिक्स ही होता अच्छा, आप ये बताइए कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ ग्लैंड, एक ही ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है, कौन सा एक्ट है ऐसे है। ह्यूमन? पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज में कौन कौन सा उससे जूस निकलता है? इंसुलिन जूस तो सर याद नहीं है, हाँ हार्मोन्स ठीक है, याद है। हाँ ठीक है, वही। इंसुलिन ग्लूकागोन निकलता है उससे। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज में भी कहाँ से निकलता बीटा है? सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक खास उस भाग को बोलते हैं जो बीटा सेल्स बीटा किस सेल्स। भाग में होता है? हाँ याद नहीं आ रहा सर। इंसुलिन से क्या होता है? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तब क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या होगा इससे? कौन सी बीमारी? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। और अगर इंसुलिन की मात्रा कम जाती है इससे तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको प्रचलित भाषा में? उस बीमारी का नाम क्या है? मधुमेह, डायबिटीज। ब्लड का काम क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में? ब्लड बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसमें मेन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स टू द टिश्यूज, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर। ये तो गैसेज एक हो गया, गैसेज। और क्या काम है? हीमोग्लोबिन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन भी ठीक है, तो वो तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन और है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू, जैसे हमारे ह्यूमन कुछ बॉडी न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अलावा भी ट्रांसफर होते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या? जैसे आपने बोला कुछ न्यूट्रिएंट्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। सारे जो भी माइक्रोविलाई जो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनता है, तो उन सब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनता है तो जी। क्या स्टेप है उसमें? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस होता है। पहले क्या बनता है ग्लूकोज से पहले? क्या कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो सीधा ग्लूकोज नहीं बनेगा? सर, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर माल्टोज है तो ग्लूकोज ही बन नहीं, जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अगर पॉलीसैकेराइड है तो वो कैसे ग्लूकोज बनेगा? उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, अगर वो पॉलीसैकेराइड के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? मोनो- दो तीन sorry, पॉलीसैकेराइड के का बाद नाम। डाइसैकेराइड्स बनेगा, फिर दो मोनोसैकेराइड्स तीन बनेगा। पॉलीसैकेराइड का नाम बताइए। स्टार्च है, और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड माल्टोज है। डाइसैकेराइड में कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा? 2 होगा। एक और आप जवाब दीजिए जो बायोलॉजी में ही। आप ब्लड का एक क्वेश्चन बताइए, ब्लड से कैसे ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम लंग्स, हार्ट एंड ऑर्गन्स के बीच में?
यस सर। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बताना है आपको, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ओर फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों का बताना है सर, साइकिल कैसे साइकिल चलता है। ओके सर। सर सबसे पहले तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है और लंग्स में एक्सक्यूज मी सर, आराम से पूछ के बताइए। लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर उसको डिफरेंट तरह की आर्टरीज होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी जिसको ब्रेन को लेके जाएगी, इस तरह से बहुत सारी आर्टरीज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। और फिर जब टिश्यूज में वो जाता है वहाँ पे जो भी वहाँ पे मेटाबॉलिज्म का फिर वो होता है, वहाँ से फिर- कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है, मतलब ऑक्सीजन सर वहाँ पे जाके हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन हेल्प करता है। उतना वहाँ से- डिटेल में नहीं जाना है हाँ। हमें, बस अगर ऑर्गन्स में चला गया जी ब्लड सर। उसके बाद फिर आगे वहाँ क्या से होगा। वेन्स से आएगा वापस कौन से वेन से वापस हार्ट में आएगा। हार्ट में आएगा, ठीक है, और हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में जाता है। तो ये हार्ट में बार बार क्यों आता है, जो डायरेक्ट लंग्स में जा सकता था हार्ट में क्यों आ गया। सो डायरेक्ट लंग्स में वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं जा पाता है, हार्ट क्या करता है जो वहाँ हार्ट के पास ब्लड आता पंप है। करता है ब्लड। आपने भी कोरोनरी आर्टरी बोला, कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है। सर आई डोंट रिमेंबर दैट मच, लेकिन शायद ब्रेन को ब्लड लेके जाता है। कोरोनरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अच्छा ये बताइए, पट्टाव सिंड्रोम का नाम सुने हैं? पटाउ सिंड्रोम, यस। ये कितने नंबर पे होता है? सर ये शायद ट्राइजोमी ऑफ 13 होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल होती है टर्नर्स, X0 होता है। आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट आई है, Yes, उसमें क्या कहा गया है? सॉरी सर। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? भारत का पाकिस्तान से संबंध बताइए, हाल के दिनों में क्या घटनाक्रम हुई है? सर भारत के पाकिस्तान से संबंध तो हमेशा ही विवादास्पद ही रहते हैं। क्या है विवाद के मूल बिंदु बताएं 3-4। जो 1948 में जो जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस टाइम तो वहाँ के महाराजा ने भारत के साथ संधि कर ली थी और वो भारत में मिल गया था। तब से पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर होने के लिए वो लोग सोचता है कि हमारा एरिया होना चाहिए, और कुछ पार्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई भी कर लिया, जिसको अभी हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो इस वजह से हमेशा ये दिस इज ए बोन ऑफ कंटेंशन। शिमला समझौता के बारे में कुछ बताएंगे? सर वो वॉवेल ने किया था, लॉर्ड वॉवेल ने किया था। भारत और पाकिस्तान को भी शिमला समझौता था। वो याद है। संघाई कोऑपरेशन एक संगठन है, वैश्विक संगठन, क्या भारत भी उसका सदस्य है? ऑब्जर्वर स्टेटस है। और जरूर स्टेटस है। सर उसमें बेसिकली कजाकिस्तान और वो जो 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो हैं। आप कंफर्म है? अच्छा से सोच बताइए। सर भारत मीटिंग्स में भाग तो लेता है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि जो मतलब फुल मेंबर लेता है या ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में लेता है। लेकिन बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो रशिया और उसके सेंट्रल एशियन कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की तरफ से। आप समाज में देख रहे हैं कि पंचायती राज आने के बाद महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है? जी सर हुआ है। कैसे हुआ है? सर पंचायती राज आने के बाद महिलाओं को राजनीति में तो बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन भी मिला है महिलाओं को, और अगर पावर आ जाता है तो उसका यूज़ भी करते हैं। कैसा पावर आया? वही तो पावर बताना है आपको, कैसा पावर आया? आज दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि मुखिया पति हो, मुखिया भाई हो, महिलाओं के पिता हो, उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जी सर होता है वैसा, लेकिन- लेकिन बहुत सारी महिलाएं खुद भी उसमें
अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जैसे कुछ मुखिया लोग का तो खुद ही सारा कार्यभार देखती हैं। कुछ वैसा उदाहरण आपकी नज़र में है जो बताएंगे आप? वैसे लोकल तो है जिनको लोग उतना नहीं जानते हैं। अच्छा वही बताइए जो लोकल आपने देखा वो बताएं। जी सर, मेरे बगल में हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से मुखिया बनी थी और 2 टर्म मुखिया रही हैं। उन्होंने सारा कुछ फैसला वो खुद ही करती थी, उनके हस्बैंड का या फिर किसी और का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। फॉरेस्ट रेंजर बनने के बाद एक महिला होने के बावजूद आप कैसे जंगल को बढ़ावा देंगी, ग्रीन आवरण को बढ़ावा देंगी? सर, जो भी फंड्स होंगे उसके थ्रू एफॉरेस्टेशन करवाया जा सकता है और जो प्रेजेंट फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी जो फ्रिंज एरिया में लोकल कम्युनिटी रहती है उनको भी जो जॉइंट मैनेजमेंट ग्रुप के रूप में गवर्नमेंट और उन दोनों को मिलाकर अगर कार्य किया जाए तो उनको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जंगल से, जैसे फ्यूल पाउडर वगैरह की चीज़ इकट्ठी करते हैं, तो लिमिटेड परमिशन दिया जा सकता है और इससे होगा कि वो अपनी संपत्ति समझकर इसको प्रिजर्व करेंगे और एफॉरेस्टेशन। अच्छा, ऐसी एक भारत सरकार की पॉलिसी है जो लोकल जनसंख्या को प्रोवाइड कराती है वन उत्पाद और सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ, उस कार्यक्रम का नाम आप बता सकती हैं? अच्छा, एक बताइए क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस बताएंगे। बिहार में वन से जुड़ी हुई सबसे प्रमुख समस्या क्या है? 2 बताइए, पॉइंट में 2 बताइए। सर, यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है कि रिवर्स हैं, फ्लड प्रोन रिवर्स हैं, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वनों का क्षरण होता है। वनों का इलीगल रूप से कटाई होता है। अच्छा, इलीगल रूप से वनों की जो कटाई होती है उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? बीइंग ए रेंजर, मॉनिटरिंग सिस्टम को सबसे मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं तो मतलब हमसे चूक होती है तभी कोई काट के ले जाता है, इसलिए मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे भी CCTV कैमरा के थ्रू या अगर कुछ भी सेटेलाइट वगैरह वेस्ट हो, मुझे अभी उतना पता नहीं है, तो ट्रेनिंग के बाद शायद हम लोग को ये सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम अगर सही हो जाएगी तो वनों की कटाई को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में कुछ बताएंगी? इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए मैं तो ज़्यादा नहीं है। बिहार में टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि नहीं, उसमें कितने टाइगर्स हैं? 31। देश के कुछ और प्रमुख टाइगर्स रिजर्व का नाम बताएंगे? बताइए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सरिस्का राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, सुंदरवन और बंगाल टाइगर। चलिए, बहुत अच्छा है। आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता रही थी, आप एक शिक्षिका हैं, तो आप अपने लेवल से क्या कंट्रीब्यूट किया है अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? सर, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मेरे अगल बगल लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं थे, और मुझे लगता है कि पिछले 8 साल में मैंने उनको बहुत कन्विंस किया है और अभी उनका इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे स्कूल में। लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियों का ही इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। कैसे करती हैं आप, क्या करती हैं? सब पेरेंट्स आते हैं, उनको मैं बहुत कन्विंस करती हूँ कि कल को दूसरे के घर जाना है, वहाँ को पढ़ाना चाहिए और शिक्षा समझ में आनी चाहिए। आगे कुछ भी कोई भी स्कीम गवर्नमेंट का भी आता है, बहुत सारा का पंचायती राज सिस्टम के थ्रू बहुत सारे स्कीम्स आते हैं। अगर उनको दूसरे के पता घर नहीं- में जाना है इसलिए पढ़ाना नहीं है सर, या? दोनों जरूरी है। मतलब उनको ये कन्विंस करती हूँ कि बहुत सारे स्कीम आते हैं। जनरली मैं ग्रामीण इलाके में गवर्नमेंट स्कीम को लेकर बहुत जागरूकता होती है लोगों के बीच में, उसको अवेल करने को लेकर। तो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो उनका पैसा खा मतलब जाते जो हैं। ग्रामीण आपके पास आते हैं या पेरेंट्स आते हैं उनको बताती हैं? नहीं, हम लोगों का
मीटिंग होता है जनरली। हाँ, वैसे मीटिंग तो होता है। 1 महीना पे करना है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है, 2-3 महीने में भी होता है, लेकिन उसमें संख्या उन लोगों की होती है, पहले से बता कर किया जाता है, वो लोग आते हैं। और अच्छा, उसमें इधर भी पिछले convince 1 साल में कितने बार मीटिंग ऐसी मीटिंगें हुई हैं? सर पिछले 1 साल में 1 ही 2 बार हुई है, क्योंकि कोविड का 1-2 बार ही आप कन्विंस किए होंगे लोगों को। सर मैं 8 साल से टीचर हूँ। ठीक है, लेकिन इधर 1 साल में तो 1 या 2 बार की होंगी, है ना? इसके अलावा नहीं की हैं। अच्छा, बिहार के सामने अभी कौन कौन सी समस्याएं हैं? 5 प्रमुख समस्याओं का नाम बताइए। सर शिक्षा का लेवल सबसे कम है पूरे देश में, और गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, पॉपुलर जनसंख्या को कंट्रोल करने की समस्या है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है और एक विशेष सर्किल के रूप में ऑपरेट करता है सब कुछ। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वो एक फ्लोरिशिंग सेक्टर है, उसको अगर चाहे तो उससे बहुत रिसोर्सफुल है, लेकिन उसका सही से यूज नहीं होता है। कुछ उपाय बताएंगे कि बिहार की इन समस्याओं से दूर करने के लिए और बिहार के विकास के लिए आप क्या क्या सुझाव दे सकती हैं? पॉइंट में बताइए। बीइंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, बिहार को जैसे एक नॉर्थ बिहार पूरा का पूरा फ्लड प्रोन होता है, लगभग 4-5 महीने तो पूरा फ्लड होता है, तो जो खरीफ फसल होती है हमारी वो पूरी बह जाती है, मतलब धान का फसल लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन उसके फ्लड को रिसीड करने के जस्ट बाद हम जो गेहूँ वगैरह का फसल लगाते हैं, तो फ्लड अगर बहुत कुछ लेकर जाता है तो वो जो फ्लड प्रोन एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। तो अगर गेहूँ के फसल में ढंग से ठीक है, एक किया पॉइंट, जाए दूसरा खेती पॉइंट को- बताइए। दूसरा सर जो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होता है तो रिसोर्सेज को भी सही से यूज किया जा सकेगा, और शिक्षा में मुझे लगता है तो कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, तो कैसे होगा, ये सुझाव देना है ना। अवेयरनेस लाना पड़ेगा, बिना अवेयरनेस के ये नहीं हो सकता। लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि बच्चा एक 2 बच्चे को ही अगर आप सही से शिक्षा देंगे तो वही आपके फ्यूचर का सही से सहारा बन सकता है, बजाय कि 4-5 बच्चे। तो सरकार इस पर भी बहुत सारी बातें कर रही हैं, बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है, यूपी में और हमारे बिहार सरकार तो बोर्ड ऐसा कोई कानून हम नहीं ला रहे हैं, फिर कैसे कंट्रोल होगा? सर डेमोक्रेसी है तो उतना नहीं, डेमोक्रेसी तो यूपी में भी है सर, लेकिन सख्ती से लागू करने पे नहीं, तो ये आपको बताना होगा कि बिहार में और यूपी 2 बगल के राज्य हैं, दोनों जगह की सरकारें भी एक ही गठबंधन की हैं, दोनों जगह की नीतियाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना, और दोनों ही राज्य पॉपुलेशन में काफ़ी आगे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। सर ये तो चीफ मिनिस्टर का होल एंड सोल डिस्क्रिप्शन है यूपी का कि उन्होंने ऐसा पॉलिसी लाया है, बिहार सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन अच्छा, और उपाय बताइए, बिहार के विकास का जो उपाय बता रही थी, आगे बताइए। शिक्षा बता रही थी आप। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर पॉपुलेशन है तो कंट्रोल करना तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी हम उस पॉपुलेशन को ही रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। जो हमारे यूथ है उनको स्किल्ड करके हम उनको डिफरेंट तरह के इसमें लगा सकते हैं रोजगार में, और जो हमारा एग्रीकल्चर है उस बेस्ड पर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी लगा सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ जो फूड आती है प्रोसेस फूड वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट से आती है, उसको हम अपने स्टेट में भी लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सही करते इस संबंध में आपने कभी अपने क्लास में बच्चों को बताया है बिहार की समस्याओं के बारे में? क्योंकि सिलेबस में तो नहीं होगा। नहीं है, लेकिन जब 6, 7, 8 में मैं पढ़ाती हूँ सोशल साइंस, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ये चीज़ समझ में आए कि हमारी समस्या बेसिक क्या है। अच्छा, आपने लिखा UMS नवादा यस सरैया, UMS क्या है? सर ये पहले प्राइमरी 1 to 5 था, ये बाद में इसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल किया गया, तो इसको अपग्रेडेड मिडिल स्कूल बोला जाता है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय। तो क्या उत्क्रमित कर देने से, मतलब अपग्रेडेशन हो जाने से स्कूल की क्वालिटी भी अपग्रेड होती है या क्वालिटी और डाउन होती है? जब रियल बताइएगा, जो आप वहाँ हैं तो आप सही से बताइएगा। सर एक्चुअली वो 2009 में अपग्रेड हुआ था जब मैं नहीं थी, लेकिन अपग्रेड करने से क्वालिटी डाउन नहीं होती है, क्योंकि फिर हायर लेवल पे पढ़ाने के लिए टीचर्स आते हैं, बच्चे भी उस लेवल से आते हैं, और जो पढ़ा रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे हर टीचर भी सीखता ही है, तो उनका भी जहाँ तक quality मुझे बढ़ता ही है। कहीं सुनने देखने को मिलता है कि बहुत जगह प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया मिडिल स्कूल में, जी सर, मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया हाई स्कूल में, जी सर, नए टीचर की बहाली हुई नहीं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना,
केवल वहाँ पर पोषाहार जो होता है, मिड डे मील होता है, बस वो चलता है, बाकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, फॉर्म भराता है। क्या सहमत हैं इस बात से, ऐसा होता है? अगर 1 to 5 को 6 to 8 में अपग्रेड किया गया है तो वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 to 8 को अगर हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है तो टीचर्स में हो सकता है कि वो उतना सक्षम नहीं हो कि उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, तो उनके लिए नए टीचर्स की बहाली आवश्यक हो जाती है। उस स्थिति में अपग्रेडेशन बहुत हद तक कामयाब नहीं होता है। मतलब इससे शिक्षा का ह्रास तो हुआ है अपग्रेडेशन से? लोअर लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन अपर लेवल पे हुआ है ना, अपर लेवल से? अपर लेवल पे ये अभी रिसेंट में हो रहा है, लोअर लेवल पे बहुत पहले हुआ था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकती हैं। थैंक यू। कैसा रहा बताइए आप? थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के बाद बीच में ख़त्म करने से पहले ही शुरू करना लगता है। उस दिन भी यही प्रॉब्लम था, आज भी था, कोशिश थोड़ा की कर थी। सुधार है थोड़ा। ऐसे बायोलॉजी में अच्छा आंसर किया तो ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला भी सब ठीक ही था। एक आपका जो था ये डिग्री वाला है, लास्ट ईयर कंप्लीट करने पे डिग्री मिलता है, फर्स्ट ईयर में छोड़ देने पर सर्टिफिकेट कोर्स, एंड सेकेंड ईयर में डिप्लोमा। आप फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर अब आ गया है ना। और प्री प्राइमरी, अब प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आया नई शिक्षा नीति में, क्लास 1 से शुरू नहीं होगा, प्री स्कूल 2 साल प्ले होगा, 2 साल का 2 साल का प्ले होगा। तो फार्मूला याद कर लेना होगा ना। 533 प्लस 5334। नई शिक्षा नीति आज ही अपडेट हुई है। एजुकेशन से रिलेटेड सारा चीज़ आप देख लीजिए। कस्तूरी रंगन अकेले कस्तूरी रंगन 2 लोग थे हाल ही में एक निपुण भारत अभियान शुरू हुआ है, देखिए उसको। महिला से रिलेटेड आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जी आपका जियोलॉजी है ना, जी तो साइंस में उसको बढ़िया से कर सब्जेक्ट लीजिए। अच्छा है। और टीचिंग से है ना, टीचिंग से कर लीजिए, वोमेन टीचिंग और बायोलॉजी आपका जो जियोलॉजी, ठीक है ना। पेज ले लीजिए, पेज नहीं है तो निपुण भारत अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ये सब अभी चर्चा में था। कौन है जो आए हैं साथ में? सर तैयारी करते हैं दिल्ली में, थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए आए हैं। मार्गदर्शन के लिए आए हैं कि उनको साथ में ले आए कि लिखो, तुम छोड़ो मत, नहीं नहीं है ना। इंटरव्यू हमको देना है और तुम लिखो। एक्चुअली सर मैं बीच में थोड़ा तैयारी छोड़ दी थी, तो ये लोग मुझे नहीं, बोला कि अभी- नहीं करना चाहिए, तो आप बोलिए ना कि लिखो। जूनियर है तो इसलिए हाँ बोल दी। ठीक है। और भी लिख रहा है बेचारा हाथ पर। निपुण भारत में समग्र शिक्षा अभियान। वहाँ क्वेश्चन था कि एक तो हायरार्की वाला अच्छे से तैयारी करना होगा। हायरार्की ऑफ द BEEO, BEO होता है कि BE होता है? BEO होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पूरा उसका लिखिए तो क्या होता है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। सही है, ये सर, कन्फर्म, ये सर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। एकदम सही है। जी सर। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होता है, हम लोग ब्लॉक तो इसी नाम एजुकेशन से लेटर एक्सटेंशन देते हैं। ऑफिसर। एक्सटेंशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, अच्छा। BEEO, ठीक है ना। ओके सर। जितने भी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं, ठीक है, वो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं। ओके सर। एक्सटेंशन, चाहे वो एग्रीकल्चर से हों, इससे हों, कोऑपरेटिव से हों, ठीक है ना। ब्लॉक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर BAEO, एजुकेशन में BEEO, ठीक है ना। कोऑपरेटिव में BCEO, सब ऐसे है, जानना है, ठीक है। ऐसे बोलने में हिंदी में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बोलता है लोग, बोलता है ना, लेकिन लिखता BCO नहीं बोलता है, है, लेकिन BCO बोलता अंग्रेजी है। में लिखिएगा तो BCO, BCO बोलता है। हिंदी में आप बोलेगा टीचर हैं, प्रसार आपको सहकारिता प्रसार हाँ, लेकिन पदाधिकारी। DEO में DEO नहीं होता है, DEEO नहीं होता है, वो DEO होता है। हाँ, DPO का फुल फॉर्म आपको जानना था बढ़िया से। सर DPO का एक बार बोलिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, है ना। ये अलग अलग होता है, जैसे आपने बताया स्थापना का होता है, हाँ। लेखा का होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जिला का में होता 6 है, पदाधिकारी का शिक्षा का पोस्टिंग होता है। 6 तक पोस्टिंग हो ठीक है सकता ना? है DPO का। उसके बाद RDD होते हैं इसके ऊपर, आप सुनी होगी ना। RDD आते हैं कभी कभी, जैसे हम लोग DLED कर रहे थे तो वो ट्रेनिंग कॉलेज में विजिट किया। RDD के बाद DD, डिप्टी डायरेक्टर,
ये रीजनल ओरिजिनल डिप्टी डायरेक्टर हो गया, क्षेत्रीय है ना, अच्छा। उप निदेशक बोलते हैं उसको। डीडी हो गया डिप्टी डायरेक्टर, और उसके बाद डायरेक्टर है ना, तो ऐसे हो गया। अब बाकी सचिव सचिव और सचिवालय में जो होंगे, ठीक है ना, जी। वो अपना अलग से फिर उप सचिव, संयुक्त सचिव, मतलब डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ऐसे अपना फिर अंडर चलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर हाँ वही पर चेक करो। स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह का होता है, एक निदेशालय और एक सचिवालय। ध्यान रखना है, डायरेक्टरेट एंड सेक्रेटेरिएट। ये हो गया डायरेक्टरेट, जो भी लिखवाए हैं ये सब है, डायरेक्टरेट है उसका। और सेक्रेटेरिएट का मतलब हो गया डिप्टी सेक्रेटरी। अच्छा। हालांकि उसको नीचे अंडर सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी किसके नाम होते हैं सर? ये सारे डायरेक्टोरेट के अंदर आ जाते हैं ना, ये लोग जो हैं, क्या, ये सारे डायरेक्टोरेट ये के अंदर। डायरेक्टरेट हो गया, डायरेक्टर है, हाँ। ठीक है ना। और वहाँ आप वो जो सचिव लोग होंगे वो सेक्रेटरी। हाँ सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी होंगे, मतलब वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक आप पाएंगे, तो वो प्रशाखा पदाधिकारी तक उसका हायरार्की है नीचे, ठीक है ना। वो सब उसका है, सेक्रेटेरिएट का, है ना। दोनों इंटर रिलेटेड है, ये नहीं कि एकदम अलग है, वो अलग, दोनों काम मिल के ही करेगा। अब तो अपर मुख्य सचिव से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आपका एजुकेशन का काम ये देखेगा, ये सब डायरेक्टर देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम सेक्रेटरी देखेगा, ठीक है। ये हर विभाग में ऐसा ही है, नाम अलग अलग है, सभी डिपार्टमेंट में ऐसा ही रहता है। डिपार्टमेंट का काम देखने के लिए अलग ऑफिसर्स होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय सब काम करता है। तो वो जानना है। उसके बाद हमने बताया, पूछा था कि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए आप कुछ करेंगी, तो वहाँ आपने 2-3 बार दोहराया कि यदि मुझे समय मिला तो, है ना, यदि समय मिला तो, कि उनको ज़रूरत महसूस हुई तो, है ना। इसका मतलब हुआ कि आप उसके प्रति उत्सुक नहीं हैं, ना आपको समय मिलेगा ना उनको आवश्यकता होगी। उत्सुकता दिखाना चाहिए। मतलब ये नहीं बोलना है कि समय मिला तो। हाँ, बोलना कि यस सर मैं समय निकालूंगी, है ना। सर